नमस्कार। न्यूज़ ड्रम के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पे। बिहार और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है चिराग पासवान की एनडीए में संभावित वापसी। संभावित वापसी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान को अभी नड्डा जी ने 18 तारीख को एनडीए की होने वाली मीटिंग में न्योता भेजा है और ये वही चिराग पासवान है जो कुछ टाइम पहले बिहार इलेक्शन के टाइम पे एनडीए से बाहर हो गए थे। हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर झा जी हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्शबंदी हैं। औरंगजेब, किशोर जी, आप दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगजेब से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आप एक बार हमारे दर्शकों को ब्रीफली बता दीजिए कि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का रेलेवेंस क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट, एक बार कॉन्टेक्स्ट सेट कर दीजिए आप बातचीत की। देखिए नीरज, क्या हुआ 2020 का जब बिहार चुनाव था उससे ठीक पहले चिराग पासवान, जब उनके पिताजी रामविलास पासवान का निधन हुआ उसके बाद वो अलग हो गए थे और उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी जो बीजेपी ने नामंजूर कर दी। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जो लड़ा उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा और उन्होंने कई जगह जो कहा माना जाता है, देखा गया है कि जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया और जेडीयू आज भी बीजेपी को ही रिस्पॉन्सिबल मान रही है। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने प्रॉक्सी इनको खड़ा किया था चिराग पासवान को, बीजेपी ने। तो उसके बाद जैसे ही चुनाव के बाद आपने देखा कि इनकी जो पार्टी है उसके दो टुकड़े हो गए। इनके जो चाचा है पशुपति पारस है, जो उनके चाचा वो अलग हो गए और सारे एमपी उनके साथ चले गए। 5 हो गए, 6 थे, 6 एमपी थे उनके, ये अकेले रह गए और उनके सारे चले गए। देखिए अब जबकि 2024 आपने खुद ही कहा मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए और वैसे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक लगा है ऑपोजिशन का गुट इकट्ठा करने में, यहाँ से एनडीए भी कोशिश कर रहा है। इसका एक चीज दर्शाता है कि एनडीए भी बहुत ही महत्वपूर्ण समझ रहा है कि हमारे को अलायंस जितने बड़े उतने हमारे साथ आने चाहिए और हर अलाय का एक सिग्निफिकेंस है, एक इंपॉर्टेंस है। वो जहां टीडीपी को कोशिश कर रहे हैं वापस लाने को, जहां अकाली दल को कर रहे हैं, वहीं वो चिराग पासवान को भी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है नीरज कि 2024 का चुनाव ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको केकवाक समझे। बहुत मुश्किल होता है, हर चुनाव मुश्किल है और समीकरण सारे ठीक रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशोर जी के पास चलता हूँ। किशोर जी, मुझे बताएं कि कुछ गहमा गहमी कांग्रेस के अंदर है, कुछ चिंता है, क्या लग रहा है कि ये एक अपोजिशन वर्सेस एनडीए का जो नैरेटिव बनाया जाएगा उससे कुछ गड़बड़ होगा? कांग्रेस महागठबंधन की इस बार की शुरुआत में कांग्रेस को जो महत्व दिया गया है उससे जो दूसरी मीटिंग, पहली मीटिंग नीतीश कुमार ने पटना में रखी थी, दूसरी बंगलोर में जो होने जा रहा है जिसमें कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी भी भाग लेंगे, बीजेपी बहुत घबराई हुई है। बीजेपी को लग रहा है कि इस अलायंस या गठबंधन की राजनीति में हम पीछे हो रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, देखिए उस समय में जब बिहार में 2020 में चुनाव हो रहा था तो चिराग पासवान जी हर जगह उम्मीदवार दिए थे। उस समय में जेडीयू कह रही थी कि जो है ये बीजेपी का ये सोच है। आज चिराग पासवान को एनडीए की 18 तारीख की बैठक में बुलावा भेज करके बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी यही चाहती थी, जेडीयू को कमजोर करना या कांग्रेस को कमजोर करना। लेकिन ये जो महागठबंधन की बैठक बंगलोर में होने जा रही है, वास्तविकता यह है कि बीजेपी का नेतृत्व चिंतित है। और आपको यह भी पता होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक खुद चिंतित है कि केवल मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं जीता जा सकता 2024 का। इसीलिए ये लोग भी फिर नए तरीके से नया प्रयास, एक्सरसाइज शुरू किया है। उसी में चिराग पासवान को ला रहे हैं, जीतन राम मांझी को बिहार में कमोबेश ला रहे हैं और भी कई छोटे छोटे दल जो दूसरे राज्यों में है उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस अलायंस की राजनीति में अब इस बार कांग्रेस बहुत आगे निकल गई है। महागठबंधन का जो स्वरूप बना है वह एनडीए गठबंधन से आगे निकल गई है। ये तो आपके दावे हैं, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि आरएसएस के मुखपत्र ने कहा है कि इस बार चुनाव उतना आसान नहीं है, इस बार मोदी के नाम पे नहीं जीत पाएंगे। क्या वजह लग रही है? आपके पास दोबारा एक बार आना चाहूंगा कि क्या वजह, मतलब आपको एज एन अपोजिशन क्या समझ में आ रहा है कि जब 2 बार मोदी के नाम पे हर कोई जीत गया चुनाव, जिसको नहीं शायद जीतने की उम्मीद थी वो भी जीत गया, इस बार क्या गड़बड़ हो गया? क्या ऐसी बड़ी चीज हो गई है? अब आप देखिए, लोग, पूरा देश महंगाई से परेशान है। देश की अर्थव्यवस्था जो है उसका हालत बहुत खराब है। बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है, सारे पब्लिक सेक्टर के बिक रहे हैं और कुछ ही लोगों, 2-3 लोगों के नाम पूरे सरकारी पब्लिक सेक्टर का संपत्ति को हवाला किया जा रहा है और पूरे देश के लोग चिंतित हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, देश की अर्थव्यवस्था से। और इन लोगों का जो असली मकसद है, जो धार्मिक भावना का, उसका परिणाम इन्होंने देखिए बंगलोर, कर्नाटक के चुनाव में खुद प्रधानमंत्री कहते थे बजरंगबली का नाम, जय बजरंगबली, ये सब चीज अब खत्म हो गया है। अब लोग सोचने लगे हैं, जो रियलिटी, जो फैक्ट है जिसपे चुनाव होता था पहले, कि देश की हालत क्या है। देश का हालत बहुत ही खराब है, चाहे कोई भी राज्य ले लीजिए। खास करके बिहार का हालत, इन्होंने अपने 9 वर्ष के शासन में बिहार को कुछ दिया नहीं। केवल 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 घोषणा और छलावा के अलावा बिहार का कैसे विकास हो। बिहार में इतने मेन पावर है, जो श्रमिक शक्ति है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, इसका किस ढंग से उपयोग हो, जो बिहार का इसका आर्थिक लाभ मिले। इस 9 वर्ष के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने को फेल साबित कर दिया है।
और केवल बिहार ही नहीं है, बाकी राज्य भी है जहां महंगाई, बेरोजगारी, ये जीएसटी, ये नोटबंदी जो हमारे नेता राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे हैं, इससे सामान्य अर्थव्यवस्था पर जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उन पे बहुत असर पड़ा है। और छोटे मोटे कारोबारी से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत ताकत मिलती थी। नए जीएसटी और नोटबंदी के बाद छोटे मोटे कारोबारी हिंदुस्तान में सभी प्रदेशों में पूरी तरह से उनका कारोबार नष्ट हो चुका है। और यह बहुत मेजर कारण है जो लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के शासन से मुक्त होना चाहते हैं। बढ़िया है। अब मैं एक औरंगजेब को इस बीच में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, अभी जो किशोर जी ने बोला, मेरे ख्याल से वो कांग्रेस की लाइन रही है कि हमें इन चीजों पे बोलना है। अब मुझे मालूम है आप कांग्रेस वीक की रिपोर्टिंग करते हैं, आप अंदर खाने की बातें जानते हैं कांग्रेस में। फिर भी एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मैं जितना क्लोजली देखता हूँ इन सब चीजों को, मुझे मालूम है कि जितने भी इन्फ्लेशन के पैरामीटर्स हैं वो पिछले 8 साल 9 साल में सबसे कम है। इस टाइम पे कल ही रिपोर्ट आई थी कि WPI जो इन्फ्लेशन है वो 8 साल के सबसे निचले स्तर पे। जब महंगाई एक्चुअल में इतने निचले स्तर पे है, फिर अगर आप महंगाई का गाना देते हैं या महंगाई का राग लाते हैं, तो कहीं ये मिसप्लेस्ड बिड तो नहीं है? देखिए नीरज, इसमें जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप अपना सारा हथियार, जो आपके एमुनिशन है, जो आपके पास वेपनरी है, वो सब निकालते हैं आप। तो उसमें आप ये लगाइए कि महंगाई भी एक इशू, वो उनके लिए एक वेपन, एक एमुनिशन है। तो बीजेपी किस तरह से, देखिए एक आम व्यक्ति को जब आपको समझाना पड़ेगा कि देखो ये इन्फ्लेशन है, ये महंगाई है, ये नहीं है, तो वो और किस तरह से कांग्रेस इसको उस निचले स्तर तक पहुंचा सकती है, उसमें कामयाब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इसका एक प्रश्न चिन्ह उसमें है। और एक आदमी, आम आदमी को कन्विंस कर सके कि क्या इस महंगाई की जो है, इस महंगाई की मार क्या बीजेपी है, इसका कारण बीजेपी सरकार है, इसका कारण मोदी की अगर वो करने में कामयाब हुई तो तभी कुछ फायदा होगा। अदरवाइज जब आप देखोगे बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं। देखिए हमने कर्नाटका में देखा, पोलराइजेशन करने की कोशिश हो गई, और कई चीजें हुई, लेकिन हर चीज को एकदम वहां पे हमने ये देखा कि अंत में क्या हुआ, एक कास्ट कॉम्बिनेशन, एक जो समीकरण होता है जातियों का, धर्मों का, जैसे कौन सा कास्ट किसके साथ आ रहा, तो हमने वो बहुत बड़े बड़े तरीके से देखा कर्नाटक में होते हुए, जहां दलित, मुस्लिम और एक थोड़ा सा समझ लीजिए सिग्निफिकेंट अपर कास्ट भी मिलके कांग्रेस को वोट किया और कांग्रेस जीत गई और अच्छे मार्जिन से जीत गई। मेरे ख्याल से औरंगजेब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमें ना लोकसभा और राज्यसभा के, सॉरी, लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव है उनको कतई नहीं मिक्स करना चाहिए। रीजन बीइंग कि दोनों का वोटिंग पैटर्न अलग होता है, दोनों के मुद्दे अलग होते हैं। एक जगह आप जाएंगे तो आपको कास्ट फैक्टर पे वोट देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम ऐसा होता है कि कास्ट फैक्टर पे वोट देखने को मिले। मेरे ख्याल से ये पर्सनालिटी, आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन नीरज क्या होता है कि कभी-कभी वो ट्रेंड सेट करता है। आप 2018 में लीजिए, जब कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत गई, तो उसके बाद वो अपबीट हो गए। तो उनको कहीं न कहीं ये लगने लगा कि हम लोकसभा चुनाव भी जीत जाएँगे, क्योंकि हमने 3 बड़े राज्य जीते हैं और बीजेपी कई सालों से उनका बीजेपी शासित राज्य थे ये। तो उनको कहीं न कहीं होप आई। उसके बाद की बात है कि बाद में पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ और उनके सारे जो है आशाएँ वो खत्म हो चुकी। लेकिन खाली ये मैं कहना चाहता था आपसे कि एक ट्रेंड देखा जाता है, बाय एंड लार्ज क्या है, बीजेपी के पास एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड फेस है, जो अभी ऑपोजिशन के पास नहीं है। ये हमें मानना चाहिए कि ऑपोजिशन को जो जहाँ बीजेपी को जहाँ एक एडवांटेज है, वो है फेस को लेके, जो कांग्रेस ऑपोजिशन के पास नहीं है। ये अलग बात है कि फाइनली ऑपोजिशन किस नाम पे तैयार हो जाएगी, क्या वो नीतीश कुमार होंगे, क्या वो राहुल गांधी होंगे, क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, वो अभी उसमें मेरे ख्याल से समय लगेगा वो फाइनलाइज करने में। लेकिन रूलिंग पार्टी के और रूलिंग अलायंस के पास एक ट्राइड एंड टेस्टेड फेस है, वो वहाँ पे काफी एक गैप है जो ऑपोजिशन को फिल करना पड़ेगा नीरज। किशोर जी के पास चलते हैं। किशोर जी, अभी औरंगजेब कह रहे थे कि कांग्रेस के पास कोई, अभी कांग्रेस मींस अपोजिशन के पास कोई फेस नहीं है, एटलीस्ट डिसीजन नहीं हुआ है फेस पे। हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि फेस राहुल गांधी होने वाले हैं। पूरी की पूरी कवायद ये अपोजिशन यूनिटी की राहुल गांधी के नाम पे ही हो रही है। खैर, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मुझे केवल आपसे ये पूछना है कि चिराग पासवान का, क्योंकि हमारा मुद्दा ही वही है, हम उसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं, चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का, इन सबका बिहार में एक साथ एनडीए के साथ आना अपोजिशन यूनिटी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? या आप लोग इन सब चीजों से एकदम से निश्चिंत है कि अरे यार कुछ भी कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना? बिहार में ये एक्सपेरिमेंट पीछे भी किए हैं, 2015 में भी किए, असेंबली चुनाव में भी किए थे, 2020 में भी बहुत एक्सपेरिमेंट बहुत तरह से किए। मुकेश सहनी को पहले लाए, फिर छोड़ दिए। ये प्रयास कर रहे हैं जीतन राम मांझी को या चिराग पासवान को, लेकिन अभी महागठबंधन मजबूत है। मजबूत इसलिए है कि वही जो आप कह रहे हैं ना, बिहार में नीतीश कुमार का कोई पैरेलल लीडर बीजेपी में भी नहीं है, और नीतीश कुमार का स्टेट के लोगों पर भी पकड़ है, और नीतीश कुमार को का एक अनुभव है, इसका लाभ महागठबंधन को मिलेगा। और कांग्रेस इसमें मजबूत स्थिति में इसलिए होगी कि कांग्रेस, जो राहुल गांधी जी 4600 किलोमीटर का पदयात्रा किया है, इसका लाभ कांग्रेस को हर स्टेट में मिलेगा। और लोगों के बीच यह बात जा रहा है कि पूरी दुनिया में राहुल गांधी एकमात्र अकेला व्यक्ति है या नेता है जो 4600 किलोमीटर इतनी लंबी पदयात्रा वस्तुतः जमीन पे उन्होंने किया है। और लाखों लाख लोग सड़क पे निकल के राहुल गांधी को
उसका समर्थन किया। तो राहुल गांधी मास लीडर तो बन गए ही हैं, और जो महागठबंधन का स्वरूप है उसमें बिहार में चिराग के जाने से या जीतन राम मांझी के जाने से जो जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, आरजेडी का जो एक गठबंधन मजबूत बना है उस पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आपकी बातों को मैं एक कहते हैं कि आई टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। रीजन बीइंग, अभी आपने कहा राहुल गांधी पदयात्रा के बाद मास लीडर बन गए, शायद पदयात्रा से पहले नहीं थे, इसीलिए मैंने कहा कि एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना चाहूंगा। नीरज, मैं यहाँ जी। पे एक आपका इससे पहले कि आप सवाल कोई पूछे, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं। जी। देखिए, चुनाव जो है 2024 का इतना महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि टीडीपी जो एनडीए में था, 2014 में एनडीए में लड़ा, 2014 से लेकर 2018 तक एनडीए में रहा, और 2018 में उसी टीडीपी ने बीजेपी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया लोकसभा में, जो जी। बुरी तरह वो हार गए, लेकिन वो लाए उन्होंने। उस टाइम उनको उस मोशन में कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, और जो वहां की रूलिंग पार्टी है अब वाईएसआरसीपी, जो जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि आंध्रा के इशू पे उन्होंने लाया था। उसके बाद आप देखिए कि अकाली दल जो फार्म लॉज को लेके, एग्रीकल्चर 3 लॉज को लेके पहले उन्होंने सपोर्ट किया, कैबिनेट में हर जगह सपोर्ट किया। बाद में उनको जब लगा कि पब्लिक एक एंगर इसमें बढ़ रहा है, उसके बाद उन्होंने एनडीए से अपने आप को तोड़ा, नाता तोड़ा उन्होंने अपना एनडीए से, और वापस चले गए। और फिर उन्होंने जो अभी 2022 का इलेक्शन है वो अपने अलग से लड़ा, और उनका हाल आपने देखा अभी। तो उनको लेके अभी हम कर्नाटक में देख रहे हैं कि जेडीएस को लाने की कोशिश चल रही है, जिस जेडीएस का सरकार, जो कुमार स्वामी की सरकार है, वो गिरी कैसे, क्योंकि काफी उनके लोग जो है वो चले गए बीजेपी में, कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले, और कुमार स्वामी की सरकार गिरी। ये दर्शाता है नीरज कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 साल हो जाएंगे, और 10 साल के चुनाव के बाद आपके पास जब तक कोई नया एजेंडा और नई कोई रणनीति नहीं होगी, तो आप पुरानी रणनीति पे इलेक्शन नहीं जीत सकते हो। तो आप एक नई रणनीति, नया एजेंडा लेके आना पड़ेगा आपको। तो ये इसी घटनाक्रम में ये देखा जाना चाहिए कि जो पहले जिनको आपने अलविदा कहा था, जिन्होंने आपको अलविदा कहा था, अब आप उनको वापस ला रहे हो, तो ये बहुत ही इसी तरह हमने देखा है यहाँ ऑपोजिशन। लेकिन ये चीज तो दोनों तरफ हो रही है। वही मैं ऑपोजिशन की तरफ भी आ रहा था, मैं वहीं भी आ रहा था। जी। जहां आप देख रहे हो ऑपोजिशन में एक डायकॉटमी ये है कि ममता बनर्जी के खिलाफ आप लड़ रहे हो, लेकिन आप उनको सपोर्ट मांग रहे हो 2024 का। जी। आप इसी तरह कम्युनिस्ट के साथ यहाँ पे केरल में लड़ रहे हो, बंगाल में उनके साथ आप लड़ रहे हो। तो ये जो एक डायकॉटमी है, ये बड़ा ये है, इसको कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि भाई अगर आप एक जगह आपस में लड़ रहे हो, तो दूसरी जगह आप कैसे साथ दे रहे हो। ममता बनर्जी तृणमूल एक वजह बन गई कांग्रेस का गोवा में सरकार रहने से, वंचित रहने। तो ये कई चीजें इसमें दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ चल रहा है, और बहुत एक डेस्परेशन दिखा रहा है दोनों साइड से कि हमें अलायंस कितना बढ़ाना चाहिए। किशोर जी से आखिरी सवाल। किशोर जी, इस तरीके की जो कवायद है, पूरे के पूरे विपक्ष के इकट्ठा होने की कवायद हमने एक बार देखी थी इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसमें अपोजिशन सक्सेसफुल भी हो गया था। क्या वही एक बेस है जिसके बिना पे आप सोच रहे हैं कि आप इस बार फिर से उसी तरीके से अपोजिशन इकट्ठा होगा तो एक मोदी जैसे व्यक्तित्व को हराया जा सकता है? देश का जो हालत बीत रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का या संवैधानिक ढांचा का स्वरूप ये लोग खराब कर रहे हैं, इससे चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सब लोगों को परेशानी है कि जब तक डेमोक्रेसी की साख नहीं बचेगी, डेमोक्रेसी नहीं बचेगा, तब तक देश का, तो अगर 24 में मोदी जी कुछ कर लिए तो तब तो फिर डेमोक्रेसी कहने के लिए डेमोक्रेसी रहेगा नहीं। तो महागठबंधन इस बार कोई ऐसा नहीं है, महागठबंधन में लीडरशिप की कोई लड़ाई नहीं है। गठबंधन का एक राष्ट्रीय स्वरूप बनेगा, एक राष्ट्रीय एजेंडा बनेगा, और उसी एजेंडा पे, उसी स्वरूप पे महागठबंधन आगे बढ़ेगी। आप याद कर लीजिए 2004 में वाजपेयी जी को यही प्रमोद महाजन जी साहब 2004 में सलाह दिए थे कि इंडिया साइनिंग ऑफ फील गुड, बहुत अच्छा हिंदुस्तान की स्थिति है, लेकिन आज स्थिति हिंदुस्तान की बहुत खराब है। अब रेल आप बेच रहे थे, अब एलआईसी बेच दिए हैं। अब अडानी का जो मामला है, गाँव गाँव में हम लोगों से पूछिए तो लोग बता देगा, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, इसलिए लोग परेशान है। अब महागठबंधन का जो रूपरेखा बन रहा है, जिस तरह से हर एक राजनीतिक दल इकट्ठा हो रहे हैं, उससे मोदी जी को घबराहट है, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट है। जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स काम कर रही है, ये जितने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे विपक्ष ये चाह रहा है कि इस बार का जो 24 का ये है, इसमें किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कामयाबी को हम लोग के और महागठबंधन के नेतृत्व में एक नया सरकार बना है। अब लीडरशिप का फैसला तो चुनाव के बाद, परिणाम के बाद हो जाएगा, लेकिन नेता सब एग्री हैं जब 1 बाय 1 एक सीट पे सिंगल कैंडिडेट हो विपक्ष का और भारतीय जनता पार्टी का। और इसमें लगता है कि थोड़ा बहुत हित अनहित हर राजनीतिक दल को है, लेकिन जो देश की स्थिति बन गई है अभी, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, जिस तरह से फिर अभी मार्केट में, बाजार में यह बात आई है कि 2000 का नोट बंद होने वाला है, इन सब वजहों से, और ये केवल विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करते हैं। अब 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में या भोपाल में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के जो अजीत पवार है और जो लीडर है उनके खिलाफ क्या बोल रहे थे इन लोगों के बारे में, और 2 दिन बाद प्रधानमंत्री बोल रहे थे, बीजेपी का कोई दूसरा नेता नहीं बोल रहा था।
और 2 दिन बाद उन लोगों को लाकर के गंगाजल में नहा के सबको उप मुख्यमंत्री मंत्री बना दिए। तो प्रयास ये भी कर रहे हैं कि महागठबंधन मजबूत नहीं बन पाए, लेकिन इस बार ये लोग कामयाब नहीं होंगे। चलिए सर, एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, दूसरी मीटिंग बेंगलोर में है। उम्मीद करता हूँ, मेरे ख्याल से आपके पास जरूर इन्फॉर्मेशन होगी कि अब हम, चूंकि वो टॉपिक नहीं है हमारा डिस्कशन का, इसलिए आपसे पूछूंगा नहीं कि पहली मीटिंग में जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए थी शायद उस तरीके से नहीं हुई, कुछ सॉलिड सा प्रेजेंटेशन नहीं बना। दूसरी मीटिंग में बात कहां तक आगे बढ़ेगी, हम 1-2 दिन में फिर आपसे संपर्क करेंगे, फिर आपसे पूछना चाहेंगे उस टॉपिक पे अलग से, ताकि हमें भी और हमारे दर्शकों को भी पता चले कि किस तरीके से गठबंधन, महागठबंधन कह लीजिए या फिर अपोजिशन यूनिटी की बात आगे बढ़ रही है। कुछ कंक्रीट इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, सिवाय एक कैनवास टाइप का एक स्टेटमेंट आया है कि सब लोग अपना अपना गन बुला करके साथ में आए, साथ में लड़े मोदी के अगेंस्ट। औरंगजेब, किशोर जी, दोनों का बातचीत के लिए और आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिर बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।